नया IBN 7 हौसला है। लोग मर रहे थे और वो लोग मौज उड़ा रहे थे। लोग दाने दाने को मोहताज थे और अफसर मटन चिकन खा रहे थे। केदारनाथ की आपदा के बीच लोग मदद का इंतजार कर रहे थे और वो बेशरम स्कूटर से राहत सामग्री भिजवा रहे थे। साल का सबसे शर्मनाक घोटाला। हे भगवान, हमने इस साल का सबसे शर्मनाक घोटाला इसलिए कहा क्योंकि इस घोटाले का सच देखने के बाद इंसानियत से भरोसा उठने लगता है। कहानी जुड़ी है 2 साल पहले केदारनाथ में आई तबाही से, जो सैलाब के बीच हजारों जिंदगियां फंसी हुई थी, जहां लाशों के ढेर लगे थे, जहां हजारों आशियाने उड़ गए थे। उस मातम के बीच सरकार के कुछ अधिकारी राहत के नाम पर मौज उड़ा रहे थे। बटर चिकन और गुलाब जामुन के बीच महफिलें सजी हुई थी। उस आपदा को भी कुछ बेईमानों ने कमाई का जरिया बना लिया। ये खुलासा एक RTI के हवाले से किया जा रहा है, जिसमें कुछ ऐसे बिल और दस्तावेज सामने आए जिसे देखकर यही कहा जा सकता है कि हे भगवान, ये कैसे हैवान। केदारनाथ में तबाही की वो तस्वीरें याद आती हैं तो आज भी कलेजा कांप उठता है। उस सैलाब में फंसे लोगों का दर्द सुनकर आज भी आंखें भर आती हैं। सेना के हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, 2-2 साल के बच्चों को ला रहे हैं, उनके माँ बाप नहीं है। बहुत बुरा हाल है। मतलब कि इसको कैसी हजारों की संख्या में दे दे। अगर कोई व्यक्ति अगर इस काम को कर सकता है तो प्लीज कीजिए, किसी का बुरा ना हो। अगर नहीं कर सकते वहाँ पे एक बम गिरा दीजिए, भूखे मरे ना वो लोग, कम से कम भूख से लोग मरे, इतना तो कर दीजिए। उस मंजर को देखकर आज भी कुदरत से रहम की दुआ निकलती है। लेकिन एक शर्मनाक घोटाले ने उस तबाही के जख्म को फिर हरा कर दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने पैसों की भूख में भगवान को भी नहीं छोड़ा। ये वो गद्दार हैं जो लाशों के बीच भी महफिलें सजा रहे थे। ये वो घोटालेबाज हैं जिन्होंने आपदा को भी अय्याशी का अड्डा बना लिया। केदार के गुनहगार। IBN 7 आज आपको एक ऐसे शर्मनाक घोटाले से जुड़े सबूत दिखाने वाला है जिसे सुनकर खुद भगवान भी रो पड़ेंगे, जिसकी हकीकत देखकर आपको भी उन बेशर्मों के इंसान होने पर अफसोस होगा। कहानी उस वक्त की है जब हजारों लोग केदारनाथ की तबाही में फंसे थे, मौत को अपनी आंखों के सामने देख रहे थे, लेकिन राहत कार्यों की निगरानी में जुटे अधिकारी होटल के कमरे में अय्याशी फरमा रहे थे। ये खुलासा एक RTI के जरिए सामने आए दस्तावेजों से हुआ है। इन दस्तावेजों में राहत कार्य की निगरानी करने वाले अफसरों के कई बिल हैं, उनकी सौंपी हुई रिपोर्ट है और राहत कार्य का पूरा ब्यौरा भी।
आपको दिखाते हैं वो बेईमान अफसर कैसे आपदा के बीच अय्याशी का खेल खेल रहे थे। इस बिल पर लिखी तारीख पर गौर कीजिए। ये बिल मई 2013 के हैं, जबकि उत्तराखंड में तबाही 16 जून को आई थी। अब जरा अधिकारियों के खाने पीने के बिल पर भी नजर डालिए। ऐसे एक नहीं दर्जनों बिल हैं जो अधिकारियों की अय्याशी को बेनकाब करते हैं। सैकड़ों लाशों के बीच, हजारों बेसहारा लोगों के बीच वो अधिकारी बटर चिकन, मटर पनीर, दाल मखनी और गुलाब जामुन के साथ मौज उड़ा रहे थे। जहां बच्चों को एक वक्त का खाना नसीब नहीं हुआ था, वहां मौजूद इन अधिकारियों ने आधे लीटर दूध के लिए 194 रुपए खर्च किए थे। अब जरा उस बिल पर भी नजर, जो उन अधिकारियों की बेशर्मी का सबसे बड़ा सबूत है। अफसरों ने राहत सामग्री भेजने के लिए वाहनों में डीजल के कई बिल पेश किए थे, लेकिन उनमें से कुछ बिल स्कूटर और मोटरसाइकिल के थे। यानी अधिकारियों के मुताबिक उन लोगों ने स्कूटर और मोटरसाइकिल में डीजल भरवाकर सैकड़ों टन राहत सामग्री भेजी थी। उन दिनों कई सड़कें टूटी थी, कई रास्ते बंद थे, लिहाजा हवाई सफर मजबूरी था। लेकिन अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर के जो बिल सरकार को सौंपे हैं, वो करीब 98 लाख रुपए के हैं। अधिकारियों के होटल में एक दिन के रहने का एक जगह होटल का बिल दिया है 6,750 रुपये एक कमरे का, एक आदमी का, और खाने का बिल दिया है 900 रुपये पर डे का। उस दौरान रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी समेत कई जिलों में ऐसा ही हुआ। हालांकि लंबे वक्त तक ये जानकारियां छिपाई जाती रहीं, लेकिन अब सच सामने है और अधिकारी खुद इस घपले की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं। मुझे जो है प्रमा फेसाई जो है इसमें बहुत बड़ा घोटाला लग रहा है, और वो ये जांच का विषय है। ये बहुत बड़ी जांच इसमें होनी चाहिए कोई। संजीव शर्मा के साथ अमित पांडे, देहरादून, IBN 7। जिस वक्त ये आपदा आई थी, पूरा देश उत्तराखंड की मदद के लिए आया था। पूरे देश से मदद भेजी जा रही थी। वहां फंसे लोगों के लिए दुआएं की जा रही थी। लेकिन जो पैसा सैलाब में फंसे लोगों के काम आ सकता था, उसे कुछ बेईमान अधिकारियों ने अपनी अय्याशी के लिए इस्तेमाल किया। अधिकारियों के रहने का खर्च 25 लाख। एक अधिकारी के रोज का खाना 900 रुपए। आधा लीटर दूध 194 रुपए। हेलीकॉप्टर का खर्च 98 लाख रुपए। ये अधिकारी तबाही के वक्त कितनों की मदद कर पाए, ये तो भगवान ही जानता होगा। लेकिन इन खर्चों से इतना तो साफ है कि यह रकम सैकड़ों की जिंदगियां बचा सकती थी। सैकड़ों आशियाने सजा सकती थी, हजारों के दर्द कम कर सकती थी। घोटाला बड़ा है, इसलिए राजनीति की बिसात पर बहस भी बड़ी हो चुकी है। तबाही के वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे विजय बहुगुणा तो आज भी अपने अधिकारियों की पीठ ठोक रहे हैं। जिस तरह से प्रशासन 1.5 लाख लोगों को निकालने में वहाँ से सुरक्षित कामयाब हुआ, वो बहुत बड़ी एक उपलब्धि थी। कई अधिकारी हमारी उनकी मृत्यु हुई, पुलिस कर्मियों की मृत्यु हुई। अब ये जब आपदा आती है तो स्वाभाविक है चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। ये सच है कि तबाही के वक्त उत्तराखंड में महंगाई चरम पर थी। लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने वालों की कमी नहीं थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हजारों बेसहारा लोगों को छोड़कर वो अधिकारी बटर चिकन खाए, तबाही से 2 महीने पहले के बिल लगाए, स्कूटर के लिए डीजल के बिल बनवाए। सीबीआई की निश्चित रूप में इंक्वायरी होना चाहिए। ये सरकार, कांग्रेस सरकार का सबसे खतरनाक और खराब दृश्य जरूर दिखाई देगा। इस शर्मनाक घोटाले के बाद राज्य सरकार के अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है, या ये भी कहें कि वो अधिकारी जवाब देना ही नहीं चाहते। शासन को पत्र भेजा गया है, उसके बारे में मुख्य सचिव की ओर से प्रारंभिक जांच करें, और जब मेरे पास ये कागजात आ जाएगी तो उस पर अग्रतर कार्रवाई मैं संपादित करवाऊंगा। खैर, केंद्र सरकार की नजर में ये घोटाला बड़ा है और जांच जरूरी है। अब ये विषय हमारे सामने में आएगा, आपने बताया है, तथ्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे
तो फिर वहां इस बारे में कोई आगे की कार्रवाई के बारे में सोचा जाएगा। अमित पांडे, देहरादून, IBN 7। और देहरादून से अमित पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, सीबीआई जांच की यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन सरकार क्या विचार कर रही है? कहां तक जाता दिख रहा है पूरा मामला? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से पूरा का पूरा मामला चल रहा था, करीब 1 साल से पूरा का पूरा मामला चल रहा था नवजोत, और सरकार को भनक तक नहीं चल रही थी या सरकार आंखें मूंदे बैठी थी कि अधिकारी उनके मातहत कैसा गड़बड़ झाला कर रहे थे। और अभी फिलहाल ये सब सामने आया है। हमने चीफ मिनिस्टर से बात की है तो उनका ये कहना है कि हड़बड़ी में ऐसी चीजें हो गई हैं, और अभी फिलहाल सरकार ने चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में एक सदस्यीय टीम के इस पूरे के पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन इतना तय जरूर है कि सरकार को आने वाले दिनों में इतने जो मद है इनमें कैसे खर्च हुआ, इस बाबत सरकार को जवाब जरूर देना होगा। बहुत शुक्रिया अमित, नजर बनाए रखिए। अमित पांडे हमारे संवाददाता जानकारी हमें इस मामले में दे रहे थे। तो जांच होगी और उसके बाद ही पूरे घोटाले का पर्दाफाश होगा। बढ़ते आगे बात करते हैं सूट बूट बनाम सूटकेस सरकार की। और इस लड़ाई की शुरुआत कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने की थी, जिसका जवाब बीजेपी के कई नेता लगातार देते रहे हैं। लेकिन अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस तकरार में शामिल हो चुके हैं। एक अंग्रेजी अखबार और न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को उन्हीं की जबान में जवाब दिया है और कहा है कि सूटकेस की सरकार से तो सूट बूट की सरकार बेहतर है। सूटकेस से अच्छी सूट बूट की सरकार। देश को सूटकेस नहीं, सूट बूट पसंद। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी केंद्र सरकार को लगातार सूट बूट की सरकार कहकर तंज कस रहे हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके तंज के जवाब में तंज किया है। समाचार एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कांग्रेस के युवराज पर पलटवार करते हुए कहा कि सूट बूट की सरकार कहा जाना निश्चित रूप से सूटकेस की सरकार कहे जाने से ज्यादा अच्छा और स्वीकार्य है। 60 सालों तक शासन करने के बाद कांग्रेस को अब एकाएक गरीबों की याद आ रही है। PM मोदी यही नहीं रुके, बल्कि इंटरव्यू के दौरान उन्होंने राहुल गांधी के लगाए एक आरोपों का जवाब दिया। मोदी सरकार को उद्योगपतियों की सरकार बताने पर उन्होंने कहा, ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। अगर वो गरीबों का ख्याल रखने वाली सरकार का दम भरते हैं तो देश में अब तक गरीबी क्यों है? जिन्होंने अपने करीबी लोगों के हाथ में देश का कीमती संसाधन बांट दिया, उन्हें ये कहने का कोई हक नहीं। अच्छे दिन के वादे और 1 साल में सरकार के कामकाज पर उन्होंने कहा, हाँ, मैं अपनी सरकार के 1 साल के काम से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। हमने वादों के मुताबिक देश हित में बड़े कामों की नींव रख दी है। PM के हमलों पर कांग्रेस भी कहां चुप रहने वाली थी, सो उन्होंने भी नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया। प्रधानमंत्री जी और उनके सभी जो साथी हैं वो ये मानकर चलते हैं कि बार बार झूठ बोलो और बार बार झूठ बोलने से कभी ना कभी एक वक्त आएगा जब लोग उसको सच मानने लगेंगे। अंग्रेजी अखबार द ट्रिब्यून को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे पर भी सफाई दी। 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं, लेकिन इसकी परिभाषा को लेकर रक्षा विशेषज्ञों से सलाह मशवरा चल रहा है। हमारी सरकार 5 साल के लिए है और हम कोई भी काम उस विभाग से संबंधित लोगों से राय लिए बिना नहीं कर सकते। वहीं पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी ने PM के जवाब को गलत बताते हुए मनमोहन सरकार का बचाव किया। So there is no question of anybody taking them in the loop after 14 months. They are in the loop. They are very much in the loop. Only thing is this government is delaying it. So it's a criminal inaction on their part. I am sorry to say that. इधर बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार में रहते ये काम पूरा नहीं किया। इतने वर्षों तक राज करने के बावजूद भी वह इसको अमली जामा नहीं पहुंचा पाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमिटेड है और जरूर इसे अंजाम देगी। कांग्रेस के युवराज इन दिनों फॉर्म में हैं। मोदी सरकार पर लगातार हमले हो रहे हैं। शायद यही वजह है कि नरेंद्र मोदी को भी राहुल को उन्हीं की जुबान में जवाब देना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।
और अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिन्हें अब नया नाम दिया जा रहा है AK-007। आरोप है कि केजरीवाल की सरकार जनता की जासूसी कराना चाहती है। सरकार के एक कैबिनेट नोट से खुलासा हुआ है कि वो एंटी करप्शन ब्यूरो के लिए अत्याधुनिक जासूसी उपकरण खरीदने वाली है। कहा जा रहा है कि इस तरह के उपकरणों का इस्तेमाल देश की बड़ी जासूसी एजेंसियां करती हैं। खबर सामने आने के बाद दिल्ली सरकार बीजेपी और कांग्रेस के निशाने पर है। वहीं सरकार जासूसी की हर खबर से इनकार कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारे लगे। अब अरविंद केजरीवाल सरकार पर जासूसी करने के आरोप लग रहे हैं। आप लोगों के निजी जीवन में घुसना चाहते हैं, आप लोगों की डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं। आपको किसी ने ये अधिकार नहीं दिया और आपने किसके कहने से इस तरह की धृष्टता की, आपने किस तरह से ये दुस्साहस किया कि आप इस तरीके से आप दिल्ली के लोगों के मोबाइल टैप करेंगे। आपकी मंशा क्या है, ये दिल्ली की जनता जानना चाहती है। सवाल यह है कि आखिर केजरीवाल सरकार क्यों और किसकी जासूसी कराना चाहती है। एक ताजा खुलासे के मुताबिक केजरीवाल सरकार ने एक कैबिनेट नोट तैयार किया है, जिसमें यह प्रस्ताव है कि एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB के लिए अत्याधुनिक जासूसी उपकरण खरीदे जाए। खबरों के मुताबिक ये उपकरण इतने आधुनिक हैं कि ये किसी के भी फोन को टैप करने में सक्षम है और इसके दायरे से कोई भी बच नहीं सकता। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ACB को इतने अत्याधुनिक जासूसी उपकरणों की क्या जरूरत पड़ गई। केजरीवाल सरकार की तरफ से इस विवाद पर कैमरे पर कोई नहीं आया। हालांकि सरकार के प्रवक्ता नागेंद्र शर्मा ने ट्वीट कर ऐसे किसी भी प्रस्ताव से इनकार किया। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार ने जासूसी उपकरणों को खरीदने का कोई प्रस्ताव नहीं बनाया, न ही इस तरह का कोई कैबिनेट नोट बांटा गया है। ये सब कुछ आप सरकार और ACB को बदनाम करने की साजिश है। स्नूपिंग का तो मुझे मतलब भी नहीं पता क्या होता है। और दूसरी बात, जहाँ तक है, अगर हम एंटी करप्शन ब्रांच बना रहे हैं तो उसको गाड़ी वाड़ी चाहिए भी। अब हमने एक क्वालिटी कंट्रोल टीम बनाई है। अभी यहाँ पर मुझे आके उसको तुड़वा के देखना पड़ा स्लैब को। आजकल हाई एंड इक्विपमेंट आता है जिससे आप चेक कर लीजिए, स्टील का पता लग जाता है, थिकनेस का पता लग जाता है। अब उसको कहेंगे आपने क्यों खरीदा, हम भी खरीदेंगे थोड़ी देर बाद, मैं भी उसकी रिक्वायरमेंट भेजूंगा। लेकिन कांग्रेस ट्विटर पर आम आदमी पार्टी सरकार के प्रवक्ता नागेंद्र शर्मा के तर्कों की काट लेकर मीडिया के सामने आई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने मीडिया के सामने कुछ कागजात पेश किए। माकन का दावा है कि ये वही कैबिनेट नोट है जिसमें अत्याधुनिक जासूसी उपकरणों को खरीदने का जिक्र है। माकन की माने तो वो केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर उनसे ये भी पूछेंगे कि क्या वो ये उपकरण अपने सियासी विरोधियों की जासूसी के लिए खरीद रहे थे। जब अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के लोग ही एक दूसरे का रिकॉर्ड करते रहते हैं तो इसका राजनीतिक दुरुपयोग ना किया जाए। तो क्या इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को चुना गया था कि वो जासूसी करें? क्या इसलिए चुना गया था कि वो एक दूसरे से झगड़ें? जिस काम के लिए उनको चुना गया था उनको वो काम करना चाहिए। तो दिल्ली की 100 दिनों की सरकार पर एक बार फिर सियासी तूफान मंडरा रहा है। इस बार आरोप गंभीर है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इन जासूसी उपकरणों से आम आदमी की निजता के हनन का भी खतरा था। रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। आगे बढ़ते हैं। जमीन अधिग्रहण कानून तीसरी बार अध्यादेश की शक्ल में सामने आया है। कैबिनेट ने फैसले पर मोहर लगा दी है और अब सिर्फ औपचारिकता बाकी है। केंद्र के इस फैसले पर पूरा विपक्ष एक बार फिर से एकजुट हो रहा है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने भी सरकार पर तंज कसा है। आपको बता दें कि साख का सवाल बन चुके इस बिल को लेकर सरकार 2 बार मात खा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर हुई कैबिनेट बैठक में एक बार फिर भूमि कानून पर अध्यादेश को हरी झंडी मिल गई। यानी ये तय हो गया कि जमीन अधिग्रहण को लेकर केंद्र सरकार तीसरी बार अध्यादेश लाने जा रही है। अब इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। आपको बता दें, मौजूदा अध्यादेश की मियाद 4 जून को खत्म हो रही है। किसानों के मुआवजा के संबंध में कोई कठिनाई न आए और कंटिन्यूटी रहे, इसको लेकर हमने उसको पारित किया है। जैसे ही कैबिनेट से अध्यादेश लाने को हरी झंडी मिली, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोल दिया। ट्विटर पर चुटकी लेते हुए उन्होंने लिखा कि
मोदी जी गरीब किसानों से किसी भी कीमत पर जमीन हड़पने की जल्दी में है। तीसरी बार किसान विरोधी अध्यादेश लाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी किसान और मजदूरों के हक की लड़ाई जारी रखेगी। सिर्फ राहुल ही नहीं, साल भर पहले बीजेपी का साथ छोड़ने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने इसे सरकार की तानाशाही करार दिया। इतना ज्यादा विरोध किसी कानून का इसके पहले नहीं देखा गया है जितना ज्यादा विरोध इस कानून का है, और ऐसी परिस्थिति में केंद्र अपनी जिद पर कायम है। पिछले सत्र में सरकार ने लोकसभा में तो भूमि अधिग्रहण बिल पास करा लिया था, लेकिन एकजुट विपक्ष के हमलावर रुख और अल्पमत के बीच राज्यसभा में बिल पास नहीं हो सका था। सवाल ये कि क्या तीसरी बार सरकार अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो इंडिया 9 बजे में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको बता दें, IBN 7 पर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ देखिए खास इंटरव्यू आज रात 10:30 बजे। क्यों तोड़ा सोचता है कि हम तुम्हारे ऊपर एक बटन है? बड़ा आश्चर्य हुआ जब बना रहे थे। तो जब भी हम कोई फिल्म बनाते हैं हम तो यही सोचते हैं कि ये अच्छी चलेगी और लोगों को पसंद आएगी। कोई जानबूझ करके कोई बुरी फिल्म तो बनाता नहीं। लेकिन हाँ, हमें थोड़ा सा आश्चर्य हुआ जब इतनी सफलता मिली पीकू। ऐसे वॉक करने से कुछ नहीं होगा, जाके बैठिए, बाथरूम में हो जाएगी। आई नो माई सिस्टर बेटर और यू। पीकू, अरे फ्लैश में पानी नहीं है।